अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा स्किन मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव जो हम इसमें कवर करेंगे, डिफाइन डेकोबैटिक अल्सर जिसको बेड सोर भी कहते हैं। सेकंड, लिस्ट द कॉजेज ऑफ डेकोबैटिक अल्सर। नंबर 3, अप्लाई नर्सिंग इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट डेकोबैटिक अल्सर। नंबर 4, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स ऑफ बेड सोर्स। इन सारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इंट्रोडक्शन। स्किन जो है हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, जो कि वैरायटी ऑफ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। हेल्थ मेंटेन करने में हेल्थी और प्रोटेक्ट करता है हमें इंजरी से। इसमें जो नर्सिंग के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें अपनी स्किन इंटेग्रिटी अच्छी रखनी है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रमोटिंग होगी वाउंड हीलिंग की। स्किन इंटेग्रिटी क्या है कि प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल स्किन, कि नॉर्मल स्किन प्रेजेंट है कि नहीं, कोई रप्चर वगैरह नहीं होनी चाहिए, हेल्दी स्किन होनी चाहिए। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं स्किन की लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू और फिर उसके बाद मसल्स, ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। डेकोबैटिक अल्सर ये एक वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड है डेकोम्बेर, जिसका मतलब है टू लाई डाउन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जिस तरह अगर मैं आपको एरो से दिखाऊं तो ये बोन्स का प्रेशर है और ये बाहर से प्रेशर आ रहा है, और बीच में जो आपके यहाँ पे टिश्यूज़ हैं ये दब रहे हैं। इन प्रेशर की वजह से क्या होता है, डेकोबैटिक अल्सर होता है, जिसको प्रेशर अल्सर भी कहते हैं, बेड सोर भी कहते हैं। अब प्रेशर अल्सर्स क्या हैं? प्रेशर अल्सर्स वो कंसिस्ट होते हैं इंजरी टू द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज़, की इंजरी हो जाती है आपके स्किन या अंडरलाइंग टिश्यूज़ में, और ज़्यादातर कहाँ पर होती है? बोनी प्रोमिनेंस में होती है। ये बोनी एरियाज़ होते हैं, जिसमें क्या होता है अगर ज़्यादा फोर्स वहाँ पर पड़े, ज़्यादा देर तक कोई मूवमेंट ना करें आप, तो बेड सोर बन जाते हैं। सेकंड लाइन क्या है कि उसके दूसरे नाम जो पहले उसको बुलाया डेकोबाइटिस अल्सर कहते हैं, प्रेशर सोर कहते हैं, एंड लास्ट में बेड सोर्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट इसका है प्रेशर अल्सर्स क्या है, प्रॉब्लम है बहुत एक्यूट केयर सेटिंग्स की एंड लॉन्ग टर्म केयर सेटिंग्स की और होम्स की भी, क्योंकि इनमें पेशेंट्स आ जाते हैं जो कि मूवमेंट कंप्लीट बेड रेस्ट होते हैं, उनको करवट दिलवाना लाजमी होता है, वरना प्रेशर अल्सर या बेड सोर उनको हो जाते हैं। कॉजेज़ ऑफ डेकोबैटिक अल्सर हमारे पास है प्रेशर। तो उसमें जो प्रेशर है वो क्या है? द लैक ऑफ ब्लड फ्लो कॉज्ड बाय कांस्टेंट प्रेशर ऑन द स्किन कैन स्टॉप ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गेटिंग टू स्किन टिश्यूज़। इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ ब्लड हो जाता है, कई जगह पे आपकी स्किन दब जाए, वहाँ पे क्या होगा कि दूसरी जगह पे ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, स्किन टिश्यू डैमेज हो जाएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सेकंड हमारे पास क्या है? फ्रिक्शन क्या है? इफ़ मॉइस्ट स्किन स्पेशली द फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन रब्स अगेंस्ट क्लॉथिंग और बेडिंग इट कैन बिकम डैमेज्ड। इसमें कोई अगर आपकी मॉइस्ट स्किन हो, जैसे कि उसकी फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, वो क्या हो जाए, रबिंग हो उसके ऊपर क्लॉथ से या बेडिंग से, और वो डैमेज हो जाए, तो वो फ्रिक्शन कहलाता है। थर्ड में हमारे पास आता है शेयर क्या है? व्हेन टू सरफेसेस मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस इट्स नोन एज शेयर। This could occur when a bed is elevated at the head, causing the resident to slide down the bed while skin over the bones stays in place. इसमें क्या होता है कि दो अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ की जाए तो उसकी वजह से जो स्किन आपकी डैमेज होगी तो शेयर कहलाएगा। रिस्क फैक्टर्स क्या है कि किन किन वजह से बेड सोर, प्रेशर अल्सर या डेकोबैटिक अल्सर हो सकता है। फ्रिक्शन एंड शेयरिंग को हम देख चुके हैं। इमोबिलिटी, अगर पेशेंट इमोबिलाइज है, चलता फिरता नहीं है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, अगर उसको प्रॉपरली ग़िज़ा नहीं मिली हो। फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उसको स्टूल या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो, यूरिन उसका सही तरह नहीं आ रहा हो, रोक के आ रहा हो। डिक्रीज्ड मेंटल स्टेटस, अगर उसका मेंटल स्टेटस लो है। डिमिनिश सेंसेशन, अगर सेंसेशन उसकी चली गई, ये किस सिचुएशन में होता है? ज़्यादातर शुगर वाले पेशेंट्स में। एक्सेसिव बॉडी हीट, अगर ज़्यादा उसकी बॉडी हीटअप हो रही है। एडवांस्ड एज, अगर वो ओल्डर होता जा रहा है, ओल्ड एज या बूढ़ा होता जा रहा है, उसमें भी ज़्यादा होने के चांस होता है।
और लास्ट में द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्रोनिक कंडीशन या कुछ क्रोनिक कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। रिस्क असेसमेंट टूल में हमारे पास 2 टूल आ जाते हैं जिनकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्लाइंट हाई रिस्क पर है या लो रिस्क पर है, कि उसको प्रेशर अल्सर हो सकता है, डेवलप कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसमें फ़र्स्ट हमारे पास आता है ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल क्या है, जिसमें प्रिडिक्ट करता है रिस्क 6 सब स्केल से, जिसमें सेंसरी परसेप्शन आ जाता है, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन एंड शेयर। टोटल 23 पॉइंट्स होते हैं और जो बिलो 18 होता है वो कंसिडर किया जाता है रिस्क पर। सेकंड हमारे पास नॉर्टन्स प्रेशर एरिया रिस्क असेसमेंट स्कोरिंग सिस्टम है। इसके अंदर भी 5 कैटेगरीज हैं। जनरल फिजिकल कंडीशन देखी जाती है, मेंटल स्टेट देखी जाती है, एक्टिविटी, मोबिलिटी एंड इनकॉन्टिनेंस। ब्रेडन स्केल को थोड़ा डिस्कस करेंगे डीप में। सेंसरी परसेप्शन में अगर उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है, उसकी एबिलिटी दी जाए कि वो कितना रिस्पॉन्ड करता है मीनिंगफुली या रिलेटेड डिस्कम्फर्ट के लिए। इसमें 1 से 4 तक स्कोरिंग है। सेकंड में मॉइस्चर से कि उसको कितनी देर तक या कब उसका ज़्यादा एक्सपोज होता है, मॉइस्चर उसकी बॉडी से कब ज़्यादा निकलता है, पसीना जिसको हम लोग कहते हैं, कब आता है उसको ज़्यादा। थर्ड एक्टिविटी की डिग्री ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी कितनी परफॉर्म करता है वो। मोबिलिटी के चेंज पोजीशन खुद कर सकता है या नहीं कर सकता। न्यूट्रिशन देखते हैं हम उसका कि यूजुअली फूड इनटेक उसका कितना है, कि कितना खाता है और कौन से न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, या जंक फूड तो नहीं खाता। लास्ट में हमारे पास फ्रिक्शन एंड शेयर आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट स्किन रब कितनी मरतबा उसकी हो चुकी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर। स्टेज 1 में क्या होता है, नॉन प्लेंचेबल एरिथमिया सिग्नलिंग पोटेंशियल अल्सरेशन, जिसमें क्या होता है कि आपका जो एपिडर्मिस लेयर है उसके अंदर रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हल्की सी हो जाती है और रेडनेस आ जाती है और सॉफ्टनेस भी वहाँ पे आ जाती है सिर्फ एपिडर्मिस में, स्टेज 1 में। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, पार्शियली थिकनेस लॉस हो जाती है, एब्रेशन बन जाता है या ब्लिस्टर बन जाता है, शैलो क्रेटर बन जाता है, जिसमें पहले तो एपिडर्मिस थी, अब एपिडर्मिस से डर्मिस लेयर में भी चला जाता है। इसको आप देख सकते हैं सेकंड पिक्चर में। इसमें क्या है कि ये जो एरिया है एपिडर्मिस और डर्मिस में भी चला गया है। थर्ड से जो हमारे पास है उसमें फुल थिकनेस स्किन की लॉस हो जाती है, डैमेज हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस क्या है, एबनॉर्मल सेल डेथ। सबकुटेनियस टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और ये नीचे की तरफ चला जाता है, किसकी तरफ, फैट्स के, सबकुटेनियस फैट में। ये पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको येलोविश दिख रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, फैट है। और नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाएं ये वाले, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एपिडर्मिस, डर्मिस और फिर आखिर के इसमें आगे सबकुटेनियस फैट में आ जाता है। फोर्थ स्टेज कौन सी है कि जिसमें आपकी फुल थिकनेस लॉस हो जाती है, टिश्यू की भी नेक्रोसिस होती है और डैमेज टू मसल, जिसमें मसल, बोन और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि टेंडन और जॉइंट कैप्सूल भी आ जाता है, एक पूरा गड्ढा बन जाता है। ये फोर्थ स्टेज में इसमें पूरा गड्ढा बन जाता है। इसमें आपकी बोन्स इन्वॉल्व हो जाती है और मसल इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें अनस्टेजेबल क्लास और अनक्लासिफाइड अल्सर्स भी आ जाते हैं, जिसमें फुली थिकनेस और टिश्यू लॉस हो जाता है, डेप्थ इनकी अननोन होती है कि कितना गहरा है, या एक से दूसरी जगह में भी चला जाता है, से बिल्कुल ब्लैकिश हो जाता है।
उसके बाद सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी की जाती है जिसमें पर्पल, मैरून या लोकलाइज्ड एरिया हो जाता है, डिसकलर्ड इंटैक्ट हो जाता है या ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर बनना शुरू हो जाते हैं। अब स्टेजेस ऑफ बेड सोर हम देख चुके हैं कि स्टेज 1 में क्या होता है, रेडनेस हो जाती है, सॉफ्टनेस ऑफ स्किन हो जाता है, और सेकंड में क्या होता है, स्किन रप्चर हो जाती है और सेकंड लेयर तक चली जाती है, और स्टेज 3 में सबक्यूटेनियस फैट तक चली जाती है, और स्टेज 4 में बोन्स तक, टेंडन्स तक चला जाता है और मसल्स तक। कॉमन साइट्स ऑफ प्रेशर सोर के कौन से हैं? अगर व्हील चेयर पे कोई पर्सन हो तो उसके लिए टेल बोन या बटक्स, शोल्डर ब्लेड एंड स्पाइन या बैक ऑफ आर्म्स एंड लेग्स अगर वो रेस्ट कर रहा है चेयर पर। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर वो बेड पर रेस्ट कर रहा है तो कॉमन साइड कौन सी है जहाँ पे उसको बेड सोर हो सकता है? बैक और साइड्स ऑफ द हेड, शोल्डर ब्लेड, हिप, लोअर बैक और टेल बोन, हील्स एंड स्किन बिहाइंड द नीज़। अब ये वो एरियाज़ हैं कि जिसमें आपको डेक्यूबैटिक अल्सर या प्रेशर अल्सर हो सकता है। हमारे पास ये टोइस, हील, बटक्स, एल्बो, शोल्डर और हेड, स्पाइन पोजीशन में आपको किन किन एरियाज़ में हो सकता है, ये आपको नाम याद होने चाहिए वाइवा के लिए। प्रोन पोजीशन में कौन कौन से हैं? हेड आ गया, एल्बो, चिन आ गई, चेस्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नी एंड टोइस, ये भी आपको याद होना चाहिए वाइवा के लिए। लेटरल पोजीशन में कौन कौन सी साइड्स हैं? एयर, शोल्डर, एल्बो आउटसाइडर और हिप, नी आउटसाइडर, हील, एंकल एंड नी इनर साइड, ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए फॉर वाइवा। फॉलर पोजीशन में क्योंकि सेमी फॉलर, हेड, शोल्डर, सैक्रम, बटक एंड हील। इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं बेड सोर को, या तो एयर का पिलो लगा दिया जाता है, सॉफ्ट पिलो, या सेकंड क्या है इसमें आ जाता है हील प्रोटेक्टर आ जाता है या एयर मैट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से बेड सोर को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट डेक्यूबैटिक अल्सर, उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है ये डायरेक्ट प्रेशर ऑन द अल्सर से। किसी भी जगह पे आपने ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा देर तक उस पोजीशन में नहीं रहने देना पेशेंट को अगर वो इमोबिलाइज है। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपने एटलीस्ट 2 आवर्स 2 घंटे बाद पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है, उसको करवट दिलवानी है। थर्ड में क्या है, आपने पेशेंट की स्किन को ड्राई रखना है और उसकी शीट्स को रिंकल फ्री करना है, उसमें रिंकल्स नहीं होने चाहिए पेशेंट की बेड शीट पर। फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपने प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड डिवाइसेस देनी है उसको, एयर मैट्रेस या फ्लोटिंग प्रेशर एरियाज़ देने हैं उसको, जिसकी वजह से उसको प्रेशर अल्सर ना हो। नेक्स्ट क्या है कि आपने क्लीन करना है प्रेशर अल्सर को हर ड्रेसिंग करते हुए, अगर चेंज करवा रहे हैं तो आपने ड्रेसिंग करनी है उसकी। सेकंड, आपने नेवर यूज़ अल्कोहल और हाइड्रोजन परऑक्साइड, आपने अल्कोहल या हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो साइटोटॉक्सिक होता है टिश्यूज़ बेड के लिए। नेक्स्ट क्या, हमारा जो प्रेशर अल्सर है अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आपने उसका सैंपल ड्रेन करके कल्चर के लिए और सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक एजेंट्स के लिए भेज देना है ताकि पता चल सके और उसी के मुताबिक उसको एंटीबायोटिक्स दी जा सके। लास्ट में क्या है, आपने क्लाइंट को टीच करना है कि आपने फ्रीक्वेंटली अपने आप को मूव करना है, या उसके साथ अगर कोई अटेंडेंट हो तो उसको आपने बोलना है कि हर 2 घंटे बाद उसको करवट दिलवानी है। अगर वो स्लाइटली या थोड़ा सा भी मूव करता है तो उसके लिए जो प्रेशर होगा उन बोनी एरियाज़ पर या बोनी प्रोमिनेंस में जो हमने पीछे पढ़ी तो उसको प्रेशर अल्सर नहीं होगा। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।